नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 के हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत ही आराम से और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि भाषा और व्याकरण। इसमें हम देखेंगे कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा भाषा। तो हम पहले ये जानेंगे कि भाषा क्या होता है। बच्चों, आप लोगों को जब अपने दोस्तों से कोई किताब मांगनी होती है तब आप क्या करते हैं? तब आप बोलकर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे अमुक किताब चाहिए। इसी तरह दुकान से जब कुछ सामान लेनी होती है तो तब भी आप बोलकर दुकानदार से सामान मांगते हैं। लेकिन जब इंटरनेट पर ऑनलाइन ख़रीदारी करनी होती है तो लिखकर उस वस्तु का ऑर्डर भेजते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तब हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात मन की बात या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। सोचिए, जो ईश्वर ने मनुष्य को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा के रूप में कितना बड़ा साधन दिया है। साधन मतलब सहारा। यदि हमारे पास भाषा जैसी साधन न हो तो हमारी स्थिति पशु और पक्षियों के तरह होती। जिस तरह से पक्षी बोल तो पाते हैं लेकिन एक दूसरे की आवाज़ को वो समझ नहीं पाते, लेकिन हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसी कारण यही है कि उनके पास भाषा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि भाषा बातचीत करने का एक साधन है। सोचिए बच्चों, जब आपको भूख लगती है तो आप अपनी माँ से खाना मांगते हैं कि माँ मुझे खाना दो। तो आपकी माँ आपकी ज़रूरतों को सुन लेती है और समझ लेती है और आपको फटाफट से खाना ला के देती है। जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो बोलते हैं अपने फ्रेंडों से कि आज हमें क्रिकेट खेलना है, तो वो फ्रेंड आपकी बातों को समझते हैं और समझ के बोलते हैं हाँ चलो खेलते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम भाषा कहते हैं। अब हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है भाषा की परिभाषा। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य के भाव, विचार या उसको दुख है, कष्ट है या परेशानी है, इन सब भावों और विचारों को वो दूसरों तक पहुंचा सकता है। उसका एक ही साधन है, वो साधन है भाषा। तो बच्चों, अभी हमने देखा है भाषा। अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा है इशारों को भाषा नहीं कह सकते। तो इसमें हम देखेंगे कि इशारों को भाषा कह सकते हैं या नहीं। तो बच्चों इधर देखिए, चित्र में दिखा रहा होगा आपको, एक टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ करवा रही हैं और दो बच्चे अपने आप में इशारों में बातें कर रहे हैं। तो इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और दो बच्चे इशारों में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा तो सकते हैं, पर इशारों जैसे साधन को भाषा नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिए, भाषा का संबंध केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से बने शब्दों और वाक्यों से होता है। यही भाषा का बोलचाल का रूप है। यह रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है क्योंकि यह रूप अस्थायी है।
भाषा को अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए भाषा का विकास हुआ। लिखित भाषा में जो बात आ जाती है वह कभी समाप्त नहीं होती। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है उच्चरित और दूसरा होता है लिखित। तो बच्चों, अभी तक ने हमने ये समझा भाषा क्या होती है और उसकी परिभाषा, और अब हम देखेंगे कि भाषा, तो देख रहे हैं हम भाषा के रूप, ये हमारा टॉपिक है। तो हम यह जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि भाषा के रूप क्या है। तो बच्चों, भाषा के रूप दो होते हैं, पहला होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के रूप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह भाषा बोलचाल के रूप है। यह भाषा के बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है। जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया होगा। परंतु भाषा के इस रूप की कमी यह है कि उच्चरित होते ही समाप्त हो जाता है। वक्त श्रोता आमने सामने है तब तो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है तब हम बोलकर अपनी बात श्रोता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है। तो बच्चों, इसमें बताया गया यही कि अगर हम पास पास में हैं तो तब तो हम मौखिक भाषा का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं दूर हो तो फिर हम कैसे उसको बोल के अपनी बात को बता सकते हैं। और इसकी यही कमी है कि यह बस बोलते ही समाप्त हो जाती है, इसका कोई अस्थायी रूप नहीं होता है। इसको अस्थायी रूप देने के लिए हमें लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो लिखित भाषा क्या होती है हम जानेंगे। लिखित भाषा, चलिए हम लिखित भाषा में चलते हैं। आइए, लिखित भाषा। भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य यह सोचा होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचा सके। इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह बनाए गए होंगे। उच्चरित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। तो बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि हम लिखित रूप बनाने के लिए हम किस किस तरह से लिपि चिन्ह को पहले बनाएं और फिर उनसे हम वर्ड बनाएं। उन्हीं लिपि चिन्हों को बच्चों हम वर्ड भी कहते हैं। तो उन्हीं वर्डों से हम जोड़ करके शब्द बनाते हैं, फिर शब्द से वाक्य, फिर उसी वाक्य को बोलते हैं, हम बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर हम समझते हैं। अब आपने देखा कि भाषा क्या होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्याकरण क्या होता है। तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वह अनेक प्रकार की गलतियां करता है। अशुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के ये नियम ही हमें बताते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, तथा कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है तो क्यों है। उदाहरण के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी के निम्नलिखित वाक्य देखिए। पहला वाक्य है हमारा बच्चा घर जाते हैं, और दूसरा है सी इज इट मैंगो। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़कर आप कह सकते हैं कि ये दोनों वाक्य गलत है। सही वाक्य होंगे बच्चे घर जाते हैं, सी इज ईटिंग मैंगो। तो हम आगे चलते हैं। आइए हम आगे देखते हैं
कि क्या है। अब जल्दी करो प्रैक्टिस। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या और क्यों गलत है। आप बता सकते हैं कि हिंदी के वाक्य की क्रिया यदि बहुवचन में हो तो कर्ता भी बहुवचन में होगा, अर्थात बच्चा के स्थान पर बच्चे का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह अंग्रेजी के वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अतः इसी क्रिया में ईट के स्थान पर ईटिंग का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। अब प्रश्न उठता है कि भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। भाषा के नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण से मिलती है। बच्चों, जब हम व्याकरण जान जाएंगे तो हम इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को हम नहीं करेंगे और सही तरीके से हम पहचान जाएंगे कि कर्ता बहुवचन में हो तो उसका क्रिया भी बहुवचन में बनाएंगे। इस तरह से हम भाषा को हम व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह होता है। व्याकरण हमें यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप सही है और कौन सा रूप गलत है तथा कोई रूप सही या गलत क्यों है। अतः ध्यान रखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, इसकी सही प्रक्रिया हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। व्याकरण की हम परिभाषा देखेंगे कि व्याकरण का परिभाषा क्या होता है। बच्चों, अब हम आ गए व्याकरण के परिभाषा पर। तो बच्चों ध्यान से सुनिए व्याकरण की परिभाषा। भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक नियम, एक ढंग और एक तरीका होता है। उसी तरह से जब हम लिखने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या मुखित रूप हो भाषा का या मौखिक रूप हो या फिर लिखित रूप हो, दोनों को हम व्याकरण के नियमों के रूप में ही बोलेंगे तो शुद्ध होगा। अगर जो व्याकरण का नियम गलत हो गया, इधर उधर बोल दिए तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर सही तरीके से हम नहीं समझेंगे और कुछ गलत कर बैठेंगे। आइए हम जानेंगे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण के अंग हम देख रहे हैं। व्याकरण के 3 अंग है, आप देख रहे होंगे इसमें व्याकरण के 3 अंग। पहला है हमारा वर्ण विचार, और दूसरा है हमारा शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, व्याकरण के हमारे 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से हमारा भाषा हो गया और व्याकरण हो गया। आपने समझ गए होंगे कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़े हैं और क्या जाने हैं, इसको हम यहाँ से देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। पहला टॉपिक है हमारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाता है तथा दूसरों की मन की बात को ग्रहण करता है। हमारे पहले टॉपिक में ये बताया गया है कि भाषा एक वह साधन है जिससे हम एक दूसरे के विचारों भावों को हम आदान प्रदान करते हैं। और दूसरे टॉपिक में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं भाषा के? लिखित और मौखिक। तो भाषा के इसमें 2 रूप हमने पढ़ा आज कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती है। अब इसमें हमने ये पढ़ा कि मनुष्य जब बोलता है तो उसका उच्चारित ध्वनियाँ ही उसके मौखिक भाषा का आधार होता है। अब आज के क्लास में मैंने ये देखा कि उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए
गए लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह या वर्ड कहते हैं। मतलब जो हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो उसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ लिपि चिन्ह बनाए गए हैं जिसको हम वर्ड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि हमने और क्या क्या सीखा। तो आज हमने इस क्लास में ये सीखा कि वर्डों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों, वर्डों की व्यवस्था और उनके लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं कि कैसे लिखा जाता है। लिपि मतलब लिखने का तरीका कि कैसे लिखते हैं। तो हमारे हिंदी में क्या होता है, कुछ स्टैंडिंग लाइन होती है और कुछ स्लीपिंग लाइन होती है, कुछ अर्ध सर्कल की तरह होते हैं। इस तरह से सबको छोटे छोटे खंडों में रहते हैं, सबको जोड़ जोड़ के और हम एक वर्ड बनाते हैं और वही हमारे लिपि चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या हमने सीखा। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्याकरण हमारा एक शास्त्र है और वह ऐसा शास्त्र है जिसमें भाषा के नियमों का हम अध्ययन करते हैं कि भाषा का क्या क्या नियम होना चाहिए, कैसे रहेगा तो वो सही होगा और किस तरह से रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारे व्याकरण शास्त्र में लिखा है। चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। व्याकरण यह बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। व्याकरण हमको ये भी बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध मतलब सही, अशुद्ध मतलब गलत। तो बच्चों, व्याकरण हमको शुद्ध अशुद्ध की पहचान करवाता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। हम तो कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी समझते रहेंगे। इसलिए हमको जब हम पढ़ते हैं तो व्याकरण बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम शुद्ध अशुद्ध की पहचान करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो इसमें हमने सीखा आज के क्लास में कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने इतना आज के क्लास में पढ़ा है। वर्ड विचार मतलब वर्डों के बारे में विचार किया गया है। हमारे वर्ड जैसे क ख ग घ, स्वर, व्यंजन, ये सब हमारे वर्ड है और उन्हीं वर्डों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और उन छोटे छोटे शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा व्याकरण के ये 3 अंग है, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चलिए अब आज का वीडियो बस यहीं तक और आगे की वीडियो में हम कल देखेंगे कि क्या है और कुछ एक्सरसाइज है इसके जो हम कल कंप्लीट करवाएंगे। पहले आप लोग इसको ध्यान से देखें, सुने और समझें और फिर हम कल मिलते हैं। नमस्ते। बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी इसके लिए आप लाइक करें, अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कुछ 2 शब्द कमेंट करें। अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें ज़रूर। धन्यवाद।